हेलो एवरीबॉडी, मेरा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और उसके बाद उनके अंडर काम करने वाले लोग, और आखिरी लेवल में फोरमैन 1, फोरमैन 2। दैट मीन्स हम तीनों लेवल को ड्रॉ कर दिए हैं। ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? तो ये नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस है। तो हर जगह अपना अपना एक जॉब पोजीशन है जिसके बेसिस पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू फैक्ट्री मैनेजर का। तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है। ये एक हायरार्की बनाया गया है जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कंफ्यूजन या कंफ्लिक्ट ना हो। सभी को पता रहे कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है और किसको मुझे अकाउंटेबल होना है। तो ये सारा चीज़ क्लियर रहता है। तो इसलिए ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। अभी मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। उस टॉपिक का नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। मतलब ये होता है कि एक सुपीरियर कितना नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को आराम से मैनेज कर सकता है, इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक सुपरवाइजर या फोरमैन है, मान लीजिए कि वो 50 वर्कर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उनसे काम अच्छे से निकलवा सकता है। तो इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि वो कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है डिग्री ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड टू वेरियस जॉब होल्डर्स। तो कितना अथॉरिटी वेरियस जॉब होल्डर्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है, जो जितने ऊपर है उनका अथॉरिटी उतना ही ज्यादा है, इनफैक्ट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही ज्यादा है। तो डिग्री ऑफ अथॉरिटी कितना हर जॉब होल्डर्स, पोजीशन होल्डर्स को कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्लियर करता है। और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड अमंग द एम्प्लॉयज, और फिर उनका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उनका कितना जॉब है, उनको कितनी दूर तक आंसरेबल है, ये है। तो अथॉरिटी ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर का ज्यादा है एज कंपेयर टू फैक्ट्री मैनेजर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोर मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर का। तो ये चीज क्लियर रहता है कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कितना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ये सब चीज क्लियर हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है बेनिफिट्स। तो इससे क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है उससे क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहला है एलोकेट्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया गया है। तो अथॉरिटी कौन है, ये बॉस कौन है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है, ये चीज़ बहुत क्लियर रहता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहता। सबको पता है कि ये मेरे बॉस है, ये मुझे ऑर्डर देंगे और यही मुझे काम देंगे और मैं ही इनको ही अकाउंटेबल हूँ। तो ये क्लैरिटी रहता है, और ये क्लैरिटी होना सबसे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंफ्यूजन या कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेज डाउन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा टॉप टू बॉटम ही रहता है। मतलब ऑर्डर्स या काम जो होते हैं वो सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन भी क्लियर रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स प्रॉपर कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है, सबका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सब पता रहता है। तो ये जो फैक्ट्री मैनेजर और स्टोर मैनेजर अकाउंटेबल है प्रोडक्शन मैनेजर को, और इसके फोरमैन 1 है, इनको अकाउंटेबल मतलब फैक्ट्री मैनेजर को अकाउंटेबल। तो इस तरह से सबका बॉस है, तो सब कुछ इफेक्टिवली कंट्रोल रहता है, सब कुछ एकदम नियम से प्रॉपर तरीके से चलता है। फिर नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज को फैसिलिटेट करता है। जैसे ये इंटैक्ट ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक नया डिपार्टमेंट ऐड ऑन हो गया और वहाँ पे जॉब पोजीशंस क्रिएट हो गया, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इनको, और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होता रहा।
उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है अडेप्टेबल टू चेंजेस। अडेप्टेबल टू चेंजेस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडेप्टेबल टू चेंज है, मतलब कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, जैसे लीगल डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट क्रिएट करना होगा क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा नया प्रोडक्ट भी वाइज भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कुछ नया प्रोडक्ट बना, जैसे रिलायंस कंपनी है, ये ट्रेंड्स है मतलब कपड़ों का है, फुटप्रिंट्स मतलब जूता चप्पलों का है, शूज़ के लिए होता है। तो इस हिसाब से अगर कोई ऑटोमोबाइल बनाना चाहता है तो वो भी आराम से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। धन्यवाद।